Hello students, this is Neeraj Kumar Garg from JBC Bundi and now we will discuss about ऑक्जिलेटर्स। तो ऑक्जिलेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो ऑक्जिलेटर्स क्या होते हैं कि जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं, जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करते हैं लेकिन विदाउट एनी इनपुट। अब अपन बोलेंगे कि बिना किसी इनपुट के एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कैसे जनरेट हो जाएगी, तो वो इनपुट होता है जस्ट एक नॉइस, या जो अपना इंस्ट्रूमेंट है इक्विपमेंट में उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस है, ये एक स्मॉल नॉइस है, उसी से ही ऑक्जिलेटर अपना एक इनपुट उठा लेता है और वो प्रक्रिया फिर वापस चलती रहती है। तो ऑक्जिलेटर क्या होता है, जैसा लिखा हुआ है, ए सर्किट विच कैन जनरेट एन एसी वेवफॉर्म विदाउट एनी एसी इनपुट। बिना किसी इनपुट के एक एसी वेवफॉर्म जनरेट कर देता है, वो होता है अपना ऑक्जिलेटर। ऑक्जिलेटर जनरेट्स साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। तो ऑक्जिलेटर क्या होता है, एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ही जनरेट करता है। और दूसरे वेवफॉर्म जनरेटर्स या दूसरे ऑक्जिलेटर्स जो नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करते हैं, अदर सर्किट्स विच जनरेट नॉन साइनोसॉइडल आउटपुट, उनको हम ऑक्जिलेटर नहीं बोलते हैं, हम उनको सिंपल बोलते हैं वेवफॉर्म जनरेटर। हम उनको सिंपल वेवफॉर्म जनरेटर बोलते हैं। यदि यह साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट कर रहा है तो इसको हम ऑक्जिलेटर बोलेंगे, अदरवाइज इसको हम सिंपल बोलेंगे वेवफॉर्म जनरेटर्स। तो साइनोसॉइडल ऑक्जिलेटर्स फ्रीक्वेंसी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्जिलेटर, एक होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्जिलेटर। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्जिलेटर या हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्जिलेटर्स। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्जिलेटर्स क्या होते हैं, जैसे बजर या फिर डोर बेल अलार्म, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बीन ब्रिज ऑक्जिलेटर्स, एक होता है आरसी फेज शिफ्ट ऑक्जिलेटर्स। तो आरसी फेज शिफ्ट ऑक्जिलेटर को हम तीन प्रकार से बना सकते हैं, बाय यूजिंग एफईटी, बाय यूजिंग ओपएम क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और बाय यूजिंग बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। इसी प्रकार जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्जिलेटर्स हैं, ये भी दो प्रकार के ये भी अपने दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एलसी ऑक्जिलेटर्स और एक होता है क्रिस्टल ऑक्जिलेटर्स। एलसी ऑक्जिलेटर्स क्या होता है, जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगे होते हैं। इसमें क्या होता है हार्टले ऑक्जिलेटर्स, इसके जो टाइप्स हैं हार्टले एलसी ऑक्जिलेटर्स के, हार्टले ऑक्जिलेटर्स, एक हो सकता है कोलपिट्स ऑक्जिलेटर्स, ये एक हो सकता है क्लैप ऑक्जिलेटर्स। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है कि ओनली ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑक्जिलेटर्स, जिसमें हम बीन ब्रिज ऑक्जिलेटर्स पढ़ेंगे और आरसी फेज शिफ्ट ऑक्जिलेटर्स हम पढ़ेंगे। अब होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ वर्किंग ऑफ साइनोसॉइडल ऑक्जिलेटर्स। भाई जो साइनोसॉइडल ऑक्जिलेटर है या उसका जो ऑक्जिलेटर है, इसका वर्किंग का प्रिंसिपल क्या होता है, हम इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होगा, हम पढ़ते हैं। ए साइनोसॉइडल ऑक्जिलेटर इज़ एन एम्पलीफायर इन विच सफिशिएंट पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, जब हम फीडबैक एम्पलीफायर्स पढ़ रहे थे, कि यदि एक सफिशिएंट पॉजिटिव फीडबैक लगा दिया जाए तो वो अब एम्पलीफायर की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक ऑक्जिलेटर की तरह बिहेव करेगा। और ऑक्जिलेटर क्या होता है, जो एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स जनरेट करते हैं। तो हमने भी ये लिखा हुआ है, साइनोसॉइडल ऑक्जिलेटर इज एन एम्पलीफायर इन विच सफिशिएंट पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड। इफ पॉजिटिव फीडबैक इज प्रेजेंट, नेक्स्ट लिखा हुआ, इफ पॉजिटिव फीडबैक इज प्रेजेंट देन गेन इज। नेगेटिव फीडबैक के केस में गेन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। कम कैसे हो रहा था, क्योंकि जो AF है उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, A/1 प्लस बीटा ए, ये आ रही थी नेगेटिव फीडबैक के केस में। अगर नीचे 1 प्लस बीटा है, नीचे 1 प्लस बीटा ए होता तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती, और 1 से ज़्यादा वैल्यू का अगर हम ए में भाग लगाएंगे तो ये वैल्यू कम आएगी। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक के केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक के केस में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा A/1 प्लस 1 माइनस बीटा ए। गाइज ये वाली डेरिवेशन कि A/1 माइनस बीटा कैसे आया, ये हम पीछे जो पुरानी वीडियो है फीडबैक एम्पलीफायर के पार्ट 1 वाली, उसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं कि उसमें नेगेटिव फीडबैक की जगह बीटा ए को पॉजिटिव फीडबैक यूज करके हम देख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए AF क्या होता है, क्लोज लूप गेन बराबर A/1 माइनस बीटा ए। अब 1 माइनस बीटा ए का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 से कम है, और 1 से कम वैल्यू होगी तो इस टोटल की वैल्यू AF की वैल्यू A से ज़्यादा आएगी, जो न्यूमरेटर होता है उससे वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो बीटा ए क्या है यहाँ पर, लूप गेन। तो बीटा ए क्या होता है अपने यहाँ पर, लूप गेन। यदि इस लूप गेन को यूनिटी कर दिया जाए, अगर मान लो किसी कंडीशन में हम बीटा ए की वैल्यू अगर 1 कर देते हैं तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट। यदि बीटा ए को 1 कर दिया जाए तो AF बिकम्स इनफाइनाइट, मतलब क्लोज लूप गेन क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लोज लूप गेन इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा भी नॉइस इनपुट या थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस इस साइकिल को स्टार्ट कर सकता है। इट मीन्स ड्यू टू इनफाइनाइट गेन सर्किट कैन जनरेट ए नॉन जीरो AC आउटपुट। क्योंकि गेन इनफाइनाइट है तो अगर छोटा सा डिस्टर्बेंस या एक नॉइस डिस्टर्बेंस भी है ना, उसी को ये उठा के कोई ना कोई आउटपुट जरूर देगा। इट कैन जनरेट ए नॉन जीरो AC आउटपुट इवन विद जीरो AC इनपुट। हमने इनपुट कुछ नहीं लगाया है,
लेकिन चूंकि गेन इसका इनफाइनाइट है तो ये छोटा सा कोई भी नॉइस है, डिस्टर्बेंस है, उसको लेके भी ये वेवफॉर्म जनरेट कर देगा। विच सर्किट इज कॉल्ड ऑक्सीलेटर्स। इट मीन्स ऑक्सीलेटर्स वो सर्किट होते हैं जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करते हैं विदाउट एनी एसी इनपुट के। अभी हम डायग्राम देखते हैं। एक्सेस क्या होता है अपना, जो अप्लाइड इनपुट है, हमने इसको ओपन सर्किट किया हुआ है, देखो ओपन सर्किट किया हुआ है, इसका कनेक्शन नहीं है। ये अपना क्या होता है, मिक्सर। ये हम डायग्राम पहले भी देख चुके हैं। बेसिक एम्पलीफायर जिसका गेन ए है, ये अपना एक्स आई इनपुट है जो एम्पलीफायर के लिए है। एक्स नोट क्या है अपना आउटपुट, तो एक्स नोट क्या आएगा, ए इंटू एक्स आई हमने लिखा हुआ है। आउटपुट का कुछ पार्ट हमने फीडबैक में लगा दिया, तो ये क्या हो गया, फीडबैक सर्किट हो गया अपना। तो फीडबैक नेटवर्क, इसका फीडबैक फैक्टर क्या है अपना बीटा, तो इसका फीडबैक सिग्नल एक्स ए बराबर क्या होगा, बीटा इंटू एक्स नोट। एक्स नोट इधर से आ रहा है, एक्स नोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई, तो हमने क्या लिखा, बीटा ए इंटू एक्स आई। इफ़ बीटा ए इजकल टू 1, ये कंडीशन है, यदि बीटा ए 1 होगा तो अपना जो फीडबैक सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल के बराबर होगा। यदि इस जो लूप गेन है उसको यूनिटी कर दिया जाए तो अपना ये फीडबैक सिग्नल के बराबर होगा। अब हम इसकी प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस क्या होगा। अब इसकी हम प्रोसेस देखते हैं। अब हमें इसकी प्रोसेस समझना है कि बिना किसी इनपुट के ये एक वेवफॉर्म कैसे जनरेट करेगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि इनिशियली जो इनपुट हमने अप्लाई किया हुआ है, इसको हमने ओपन सर्किट किया हुआ है। हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो इसका इनपुट है या तो कोई नॉइस है या कोई ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस है जो कि सर्किट में अवेलेबल है। अगर इसमें थोड़ी सी भी नॉइस है, थोड़ा सा भी कोई डिस्टर्बेंस है, वो क्या होगा, इस बेसिक एम्पलीफायर के लिए इनपुट होगा। एक्सेस क्या होगा, एक्स आई होगा, जो भी इनपुट होगा इसके लिए, क्योंकि इनिशियली आउटपुट कुछ नहीं है तो ये तो जीरो होगा। तो यहाँ से थोड़ी सी भी नॉइस वो इस बेसिक एम्पलीफायर के लिए इनपुट का काम करेगी। तो जैसे ही थोड़ी सी नॉइस आई वो इसके लिए इनपुट का काम करी, तो आउटपुट क्या आ गया कि जो थोड़ी सी नॉइस है उसके गेन से मल्टीप्लाई होकर अपना क्या आ गया, आउटपुट आ गया। आउटपुट अपना क्या है, ए इंटू एक्स आई। जैसे ही ये आउटपुट आया तो यह आउटपुट का कुछ पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट कहाँ गया, फीडबैक नेटवर्क में। तो फीडबैक नेटवर्क के सिग्नल की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि इससे पहले आउटपुट जीरो था, लेकिन अब चूंकि नॉइस जनरेट होने से यहाँ पर कुछ ना कुछ आउटपुट आ चुका है और यहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, तो ये एक्सेप्ट सिग्नल की भी वैल्यू कुछ आएगी। तो एक्सेप्ट सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, बीटा इंटू एक्स नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा ए इंटू एक्स आई। एक्स आई क्या अपना जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल इसमें क्या था, नॉइस। लेकिन अब चूंकि फीडबैक सिग्नल अपना आ चुका है, यदि हम बीटा ए को जो लूप गेन है, यदि हम इसको यूनिटी रख पाएँ तो अपना फीडबैक सिग्नल किसके बराबर हो जाएगा, इनपुट सिग्नल के बराबर। इट मीन्स कि जो यहाँ से नॉइस के कारण जो सिग्नल आउटपुट पर पहुँचा था वो फीडबैक से होके वापस इनपुट को ही रीजनरेट कर रहा है, वापस इनपुट को ही रीजनरेट कर रहा है। इसको हम देख लेते हैं। इफ़ लूप गेन बीटा ए इज एडजस्ट टू बी यूनिटी, यदि इसको हम यूनिटी पर एडजस्ट कर पाएँ देन एक्स एफ इक्वल एक्स आई होगा। इट मीन्स सर्किट कैन रिप्रोड्यूस इनपुट सिग्नल। सर्किट अब रिड्यूस फीडबैक नेटवर्क के माध्यम से इनपुट सिग्नल को रिप्रोड्यूस करेगा। दस इट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड एक्स नोट। इससे क्या होगा, जैसे इनपुट कंटिन्यूसली फीडबैक सर्किट की तरह फीडबैक सर्किट प्रोवाइड कर रहा है, इससे क्या होगा, आउटपुट भी कंटिन्यूसली आएगा। इट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड एक्स नोट आउटपुट विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। एक्सटर्नल इनपुट हमने अभी भी अप्लाई नहीं किया है। एक्सटर्नली जो इनपुट था वो केवल शुरुआत में क्या था, एकमात्र नॉइस सिग्नल था या कोई नॉइस या कोई ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस था। इससे क्या होगा कि विदाउट इनपुट अपनी एक वेवफॉर्म अपनी जनरेट होगी। लेकिन गाइज यहाँ पर एक इश्यू क्या है, इसमें इश्यू ये है कि बीटा ए यूनिटी होना चाहिए, लेकिन बीटा ए यूनिटी कब होगा, ये बीटा ए यूनिटी एकमात्र सेम फ्रिक्वेंसीज पर हो सकता है जब इनपुट और आउटपुट दोनों सेम फ्रिक्वेंसी के सिग्नल हो, तभी तो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की एक वेवफॉर्म जनरेट होगी। जब ये यदि तो बीटा ए यूनिटी होगा एकमात्र कंडीशन पर जब इनपुट और आउटपुट की फ्रिक्वेंसी सेम हो। इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि इसको बन रखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, और वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कब सॉल्व होगी, जब दोनों सेम फ्रिक्वेंसी को हो। तो इस प्रकार की जो फ्रिक्वेंसी होती है जिस पर बीटा ए यूनिटी वन हो, उसको अपन बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्जिलेशंस। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्जिलेशंस हम उसको बोल सकते हैं। उसको फ्रिक्वेंसी को हमने बोला फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्जिलेशंस। और जो ये कंडीशन है बीटा ए इक्वल टू 1, जो यूनिटी लूप गेन को यूनिटी रखने की जो कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं वार्क्सन क्राइटेरिया। वार्क्सन इसको क्राइटेरिया हम इसको बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, वार्क्सन क्राइटेरिया। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो वार्क्सन क्राइटेरिया है। तो कंडीशन ऑफ यूनिटी लूप गेन, मतलब जो लूप गेन बीटा है उसको यूनिटी करने की जो कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं वार्क्सन क्राइटेरिया। इफ़ लूप गेन इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो लूप द कंडीशन ऑफ यूनिटी गेन इम्प्लाइज बीटा ए का मोड इजकल टू 1, मतलब अपना लूप गेन 1 होना चाहिए।
एट फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्जिलेशंस, ये एफ नोट वो फ्रिक्वेंसी होगी जिस पर इनपुट और आउटपुट की फ्रिक्वेंसी सेम होगी। तो जहाँ पर इनपुट और आउटपुट में, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो लूप गेन है वो 0 डिग्री या 360 डिग्री का जिसमें फेज शिफ्ट होना चाहिए। अब इसमें 3 केस पढ़ते हैं। 3 केस का पढ़ते हैं जब बीटा ए इक्वल टू 1 है, फर्स्ट केस। सेकंड केस होगा जब बीटा ए इज़ लेस देन 1 है, एंड थर्ड केस क्या होगा जब लूप गेन 1 से ज़्यादा है। तो हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं जब लूप गेन 1 के बराबर है, जब लूप गेन यूनिटी है। तो यूनिटी लूप गेन के केस में क्या होगा, एक ऑक्सीलेटर जनरेट्स साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, मतलब जो इस प्रकार की एक वेवफॉर्म जनरेट होगी ऑक्सीलेटर के द्वारा जिसका एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा। देखो ऊपर वाला जो पी के इसका कांस्टेंट है, सेम वैल्यू पर है। तो जब यूनिटी लूप गेन होगा तब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट होगी। इस प्रकार का जो वेवफॉर्म है इसको हम क्या, इस प्रकार के ऑक्सीलेटर को क्या बोलेंगे हम, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेटर। अनडैम्प्ड ऑक्सीलेटर का मतलब किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की एक वेवफॉर्म जनरेट होगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया अपना क्या है कि यदि बीटा ए को 1 से कम कर दिया जाए, यदि बीटा ए को 1 से कम कर दिया जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्जिलेशंस विल ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड फाइनली द आउटपुट बिकम्स 0। यदि लूप गेन को 1 से कम कर दिया जाए तो ये जो वेवफॉर्म जो जनरेट होगी वो वेवफॉर्म जनरेट तो होगी, उसके ऑक्जिलेशन से शुरुआत में ज़्यादा आएंगे, धीरे धीरे समय के साथ कम होते और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार के ऑक्जिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑक्जिलेशंस, मतलब जो समय के साथ धीरे 0 हो जाते हैं। तो ये कंडीशन कब आएगी, यदि लूप गेन 1 से कम है। थर्ड कंडीशन, यदि लूप गेन 1 से ज़्यादा है। तो ये सबसे बेटर कंडीशन है किसी भी ऑक्जिलेटर के लिए, जब लूप गेन 1 से ज़्यादा है। इसमें क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्जिलेशंस विल इंक्रीज विद टाइम। जैसे सेकंड कंडीशन नंबर सेकंड में क्या होगा कि टाइम के साथ ऑक्जिलेशंस डिक्रीज हो रहे थे, क्यों, क्योंकि लूप गेन की वैल्यू 1 से कम है। यदि लूप गेन की वैल्यू 1 से ज़्यादा बढ़ाई जाए तो ये ऑक्जिलेशंस टाइम के साथ बढ़ जाएंगे, जैसा कि इस ग्राफ में दिया हुआ है कि ऑक्जिलेशंस टाइम के साथ बढ़ रहा है। देखो पहले केस में क्या था कि जो इनका एम्पलीट्यूड था वो कॉन्स्टेंट एक लाइन थी। सेकंड केस में ये धीरे कम हो रहा था। थर्ड केस में ये धीरे बढ़ रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि प्रैक्टिकली द एम्पलीट्यूड बिकम्स कॉन्स्टेंट आफ्टर रीचिंग ए मैक्सिमम वैल्यू, कि ये जो ऑक्जिलेशंस हैं ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ये इसका एक बेटर एडवांटेज है, इस ऑक्जिलेटर का बेटर एडवांटेज है। कौन सी कंडीशन पर, जब बीटा इज ग्रेटर देन 1 है, बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो एम्पलीट्यूड बिकम्स कांस्टेंट व्हेन ट्रांजिस्टर इज अबाउट टू बिकम नॉन लीनियर। कि ट्रांजिस्टर जब नॉन लीनियर फेज में पहुंचता है, नॉन लीनियर कंडीशन में आने लगता है, तो इसके एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाते हैं, डैम्प्ड नहीं होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो किसी भी ऑक्जिलेटर के लिए, ये प्रैक्टिकली ऑक्जिलेटर्स के लिए, किसी भी जो प्रैक्टिकली ऑक्जिलेटर्स के लिए है उसमें कंडीशन हमको यूनिटी गेन की कंडीशन क्या रखनी पड़ती है, जो लूप गेन है अपना वो कंडीशन क्या रखनी पड़ती है, इज कीप्ड स्लाइटली ग्रेटर देन 1। हमेशा जो वार्क्सन क्राइटेरिया है बीटा ए बराबर 1, इसको हमको हमेशा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा रखना जरूरी है। उसके 2 कारण हैं। थोड़ा सा ज़्यादा रखने से क्या होगा, एक तो जो ऑक्जिलेशन है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच पाएंगे, कि ऑक्जिलेशन से अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच पाएंगे, जैसा लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्जिलेशंस कैन इंक्रीज अप टू मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच पाएंगे। सेकंड, यदि कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है कि बीटा ए की वैल्यू कम हो जाती है तो वो कंडीशन 1 से कम नहीं हो, इस लूप गेन की वैल्यू 1 से कम नहीं हो, क्योंकि लूप गेन की वैल्यू यदि 1 से कम हो जाएगी तो ये डैम्प्ड ऑक्जिलेशंस हो जाएंगे, मतलब समय के साथ ऑक्जिलेशंस खत्म हो जाएंगे, तो वेवफॉर्म बने रहेगी नहीं, वेवफॉर्म खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसकी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 वैल्यू लेते हैं बीटा ए की, जिससे ये ऑक्जिलेशंस हमेशा बने रहे। तो एनी एक्सीडेंटल डिक्रीज इन बीटा और ए शुड नॉट मेक द लूप गेन लेस देन 1, क्योंकि लूप गेन 1 या 1 से ज़्यादा हमेशा होना चाहिए, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो यही अपना वार्क्सन क्राइटेरिया रहता है। सो इस वाली जो वीडियो है उसमें हमने देखा था ऑक्जिलेटर्स क्या होते हैं, बिना किसी इनपुट के ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म से जनरेट कर देते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट नहीं करते हैं लेकिन दूसरी वेवफॉर्म जनरेट करते हैं, उनको हम सिंपल क्या बोलते हैं, वेवफॉर्म जनरेटर्स। ऑक्जिलेटर्स किनको बोलते हैं, जो बिना किसी एसी इनपुट के एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट कर देते हैं। उसके बाद हमने ये वार्क्सन इसमें क्राइटेरिया भी पढ़ लिया है कि जो अपना बीटा गेन, जो लूप गेन है अपना यूनिटी होगा, वो यूनिटीज़ किस कंडीशन, वो कंडीशन हम क्या बोलते हैं, वार्क्सन क्राइटेरिया। और लूप गेन को हमेशा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए, जिसके हमने 2 कारण भी हमने पढ़ लिए हैं। So thank you guys, thank you very much.